नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्यान्न दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया के सभी लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना और भूखमरी को दूर करना है। हर साल पूरा विश्व एक अलग थीम के साथ विश्व खाद्य दिवस मनाता है और इस साल की थीम है ग्रो, नरिश, सस्टेन टुगेदर। तो देखिए विश्व खाद्य दिवस पर हमारी ये रिपोर्ट। खाद्यान्न की समस्या को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 16 अक्टूबर 1945 को विश्व खाद्य दिवस मनाने की शुरुआत की थी, जो अब भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने 16 अक्टूबर 1945 को रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना की। कॉन्फ्रेंस ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO ने साल 1979 से विश्व खाद्य दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में फैली भूखमरी की समस्या के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाना और भूख, कुपोषण और गरीबी के खिलाफ संघर्ष को मजबूती देना था। हर साल अलग अलग थीम के साथ मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था दुनिया में भूखमरी खत्म करना और इस वर्ष की थीम है सरकार भारत को कुपोषण मुक्त करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन भारत में कुपोषण की इतनी बड़ी समस्या है कि इससे निपटना आसान नहीं है। आज लगभग हर तीसरा बच्चा कुपोषित है, क्योंकि स्टंटिंग और कुपोषण की शुरुआत बच्चे से नहीं बल्कि गर्भवती मां से होती है। कुपोषण के सबसे ज्यादा मामले बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार बिहार में 48.3%, उत्तर प्रदेश में 46.3%, झारखंड में 45.3%, मेघालय में 43.8% और मध्य प्रदेश में 42% कुपोषित बच्चे हैं, जबकि भारत में ये आंकड़ा 35.7% का है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे भारत में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुपोषण के मामले में भारत में कोई प्रगति नहीं हुई है। साल 2005-6 में कुपोषण के शिकार लोग 48% थे, जो 2015-16 में घटकर 38.4% और 2018 में घटकर 31% रह गए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 2015-16 के मुताबिक कुपोषण के सबसे ज्यादा मामले बिहार में पाए गए। बिहार में 5 साल से कम उम्र के करीब 48.3% बच्चे शारीरिक रूप से अविकसित थे। इसकी बड़ी वजह उचित पोषण आहार का नहीं मिलना। विश्व में आज भी करोड़ों लोग भूखमरी के शिकार हैं। बात चाहे विकासशील देशों की हो या विकसित देशों की, सब जगह हालात कमोबेश एक समान ही हैं। खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए सतत खाद्य प्रणाली के उद्देश्य के साथ इस साल फिर से हम इस दिवस को मनाने जा रहे हैं, लेकिन मंजिल अब भी दूर ही नजर आ रही है। भूख से लड़ने में दुनिया भर में हो रहे प्रयासों के बीच भारत की एक तस्वीर ये भी है कि गोदाम में सड़ते अनाज के बावजूद करोड़ों लोग भूखे हैं। इससे भी हैरतअंगेज बात ये है कि अपने देश में 5 साल से कम उम्र के 10 लाख बच्चे हर साल कुपोषण का शिकार होकर मौत का ग्रास बनते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हम कहां खड़े हैं और किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ दुनिया में ऐसे बहुत से लोगों के घरों में, होटलों में, शादी ब्याह और पार्टियों में बहुत ज्यादा खाना बर्बाद होता है और फेंक दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनको 1 जून की रोटी के भी लाले पड़े हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि विश्व की आबादी 2050 तक 9 अरब हो जाएगी, जिसमें करीब 80% लोग सिर्फ विकासशील देशों में रहेंगे। ऐसे में भुखमरी की समस्या पर कैसे काबू पाया जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न अब भी बना हुआ है।
विश्व खाद्य दिवस जो कि 16 तारीख को बनाया जाता है, उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँ कि अभी जो प्रेजेंट परिवेश है उसके अंदर अभी हमारा जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन का हम एक पीक पे पहुंच चुके हैं और उसके बाद हमारे को और हमारी जो लैंड होल्डिंग है वो काफ़ी कम हो गई है। तो हमारे को अब उस कम लैंड होल्डिंग के अंदर से ज़्यादा उत्पादन करना है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उस जनसंख्या को हम खिलाने के लिए हमको अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर हमारे को काम करना है। एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें ये आ रहा है अभी हमारे पास में, किसानों के पास में, कि हमारा जो पर्यावरण है वो उससे काफ़ी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हम काफ़ी रासायनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं। तो उस वजह से पर्यावरण काफ़ी ख़राब हो रहा है, पानी की क्वालिटी हमारी ख़राब हो गई है, एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। हमको इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कम करके और जो हमारी पारंपरिक खेती की तरफ हमारे को जाना चाहिए। दूसरा, हमारा जो प्रोडक्शन है अब, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, क्योंकि एक तो वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हमारे जो रेनफेड कंडीशन के अंदर हम फार्मिंग करते हैं तो उसमें हमारा वाटर अवेलेबिलिटी कम होने के कारण हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसी कई वैरायटीज़ आ गई हैं जो कि कम पानी के अंदर अच्छी पैदावार देती हैं। वो सारी जो जानकारी है, किस तरीके से फसल कम पानी के अंदर ज़्यादा फसल पैदा हो, जिससे कि हमारा गांव सशक्त बन सके, हमारा राष्ट्र सशक्त बन सके, उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को ये निवेदन करता हूं कि वो हमारे यहाँ पधारें और हमारे यहाँ पर अच्छी साइंटिफिक टीम है, उनसे रूबरू हों, उनसे संपर्क में रहें, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क में रहें, जिससे कि हम और ज़्यादा अपने इलाके को उत्पादन, जो अनाज का उत्पादन जो हमारा कम हो रहा है उसको हम बढ़ा सकें और क्वालिटी का उत्पादन जो है वो करके हम अपने देशवासियों को हम उनको दे सकें। यही एक मकसद है जो कि विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है वो इसी उसमें बनाया जाता है। कृषि प्रधान देश भारत में लोग भूख के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। हमारे पास किसी भी विकासशील देश से ज्यादा कृषि योग्य भूमि है, लेकिन कृषि के साधन और कृषि करने वालों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन जैसे प्राकृतिक और युवाओं का कृषि से मोहभंग होकर किसी आसान तरीके से पैसा कमाने की ओर रुझान होना भी इसके लिए जिम्मेदार है। यदि कृषि उत्पादन को उच्चतम स्तर पर बनाए रखना है तो ये जरूरी होगा कि जलवायु परिवर्तन के कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करके कृषि में समग्र बदलाव किए जाएं। किसानों को आधुनिक खेती के गुण सिखाए जाएं, फसलों में सिंचाई के लिए नई पद्धतियों को अपनाया जाए, जैविक और विविधीकरण खेती को बढ़ावा मिले, उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण गृह की उचित व्यवस्था हो, किसानों को उत्पादों को बेचने के लिए नजदीकी बाजार उपलब्ध कराए जाएं। खेतीबाड़ी में ऐसे ही छोटे छोटे बदलाव करके किसान न केवल अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं बल्कि देश से भुखमरी खत्म करने और लोगों को पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि हमारा किसान ही है देश का अन्नदाता। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। ढिंगरी मशरूम का उत्पादन कम लागत में अधिक आमदनी देने वाला व्यवसाय है। अगर आप भी इस लाभ को देखते हुए ढिंगरी मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें ढिंगरी मशरूम का उत्पादन, देखिए ये खास रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में भारतीय बाजार में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ी है। जिस हिसाब से बाजार में इसकी मांग है उस हिसाब से अभी इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान मशरूम की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
आमतौर पर ओयस्टर मशरूम को भारत में झिंगरी के रूप में जाना जाता है। ये कार्बनिक पदार्थों के क्षय पर भी बढ़ सकता है। इस मशरूम के फल शरीर में अलग अलग शैल, पंखे या रंग के होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के सफेद, क्रीम, ग्रे, पीले, गुलाबी या हल्के भूरे रंग के होते हैं। ऑयस्टर मशरूम की खेती बड़ी आसानी और सस्ती है। इसमें दूसरे मशरूम की तुलना में औषधीय गुण भी अधिक होते हैं। इसकी खेती के लिए भूसा, पॉलीबैग, कार्बेडाजिम, फॉर्मेलिन और स्पॉन इत्यादि की जरूरत होती है। इसकी खेती सितंबर से लेकर मार्च तक होती है। उत्पादन की विधि: इसके उत्पादन के लिए 10 किलो भूसे को 100 लीटर पानी में भिगोया जाता है। इसके लिए 150 मिलीलीटर फॉर्मालिन, 7 ग्राम कार्बेडाजिन को पानी में घोलकर इसमें 10 किलो भूसा डुबोकर उसको शोधन किया जाता है। भूसा भिगोने के बाद लगभग 12 घंटे, यानी अगर सुबह फैलाते हैं तो शाम को और शाम को फैलाते हैं तो सुबह निकाल लें। इसके बाद भूसे को किसी जालीदार बैग में भरकर या फिर चारपाई पर फैला देते हैं, जिससे अतिरिक्त पानी निकल जाता है। 10 किलो भूसे के लिए 1 किलो स्पॉन की जरूरत होती है। इसके लिए 7 दिन पहले ही मशरूम के स्पॉन लेने चाहिए। इसके बाद 1 किलो सूखे भूसे को एक बैग में भरा जाता है। एक बैग में 3 से 5 लेयर लगानी होती है और प्रत्येक लेयर लगाने के बाद उसमें स्पॉन को किनारे किनारे रखकर उस पर फिर भूसा रखा जाता है। इसके बाद पॉलीथीन को ऊपर से कस करके बांध देते हैं। बैग में हवा जाने के लिए 15 से 20 छेद कर दिए जाते हैं। इसके बाद पॉलीथीन को 10 से 12 दिन जमीन से ऊपर कमरे में रखते हैं और फिर जब भूसा पूरी तरह से सफेद हो जाता है तब पॉलीथीन को हटा देते हैं। बांस या लकड़ी के सहारे उनको जमीन से ऊपर छांव में रखते हैं। जब भी नमी की मात्रा कम हो तो स्प्रे से पानी का छिड़काव करते हैं। 5 से 7 दिन बाद अंकुरण होने लगता है। फिर 10 से 15 दिन में मशरूम तैयार होने लगता है। मशरूम को घुमाकर तोड़ दिया जाता है। एक बंडल में 2 से 3 किलो मशरूम तैयार होते हैं। इस मशरूम में सबसे अच्छी बात होती है, इसे किसान सुखाकर भी बेच सकते हैं। इसका स्वाद भी तीनों मशरूम में सबसे बेहतर होता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, कोटा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर हल्की बारिश और मौसम साफ रहने की संभावना है। 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना है। अपेक्षित अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 62, 76 और 52% तक होगी। ऐसे में किसान खरीफ फसलों की कटाई पूरी करें और रबी फसलों की बिजाई की तैयारी करें। किसानों को रबी फसलों की बुआई के लिए उन्नत किस्मों का उपयोग करना चाहिए। जरूरत के अनुसार धान की फसल में सिंचाई करें। संरक्षित नमी के तहत चने की बुआई के लिए खेत तैयार करें। चने की उन्नत किस्में RSG 44, RSG 888, RSG 902, RSG 895, प्रताप राज चना और प्रताप चना का उपयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है संगरिया जिला हनुमानगढ़ के सुमेर सिंह ने। आपने गन्ने की फसल में लगने वाले रोग और कीटों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हमारे किसान भाई गन्ने की फसल की खेती करते हैं और ये जो समय है कुछ खास बातों का हमारी गन्ने की फसल में ध्यान रखना है। किसान भाइयों, इस समय गन्ने की फसल में कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिसके कारण हमारे गन्ना उत्पादक किसानों को
भारी नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, आपको चाहिए कि समय रहते आप इन कीटों से होने वाले नुकसान से बचने के लिए इनका समय पर नियंत्रण करें। अगर हम गन्ने की फसल की कीटों की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो रस चूसक कीटों में है वो है पायरिल्ला। और पायरिल्ला की जब समस्या देखी जाती है तो कई बार पूरे खेतों में बहुत ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को नुकसान हो जाता है। तो जब भी आपके खेत में पायरिल्ला हो या इसके साथ साथ कुछ रस चूसक कीट हैं जैसे थ्रिप्स है, जैसे एफिड है, जैसिड है, ये सब रस चूसक कीटों की संख्या धीरे धीरे हमारे खेतों में बढ़ने लगती है। और ये देखा जाता है कि जब ये बहुत ज़्यादा खेतों में ये समस्याएं बढ़ जाएंगी तो निश्चित रूप से आपके पौधों की बढ़वार रुकेगी, साथ ही साथ जो हम उत्पादन की दृष्टिकोण से खेती कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं समस्या आएगी। आप निरीक्षण करें, खेतों में इस प्रकार की किसी भी प्रकार के रस चूसक कीटों की समस्या आती है तो आपको प्रारंभ में चाहिए कि नीम के तेल लगभग 5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो प्राथमिक अवस्था में आपको इनसे निजात मिलेगी, बचाव होगा और खेत स्वस्थ होगा। साथ ही साथ अगर आप देखते हैं कि बहुतायत में इन कीटों की समस्या आ रही है तो आप सबसे पहले जो हमारे दैहिक कीटनाशक हैं जैसे इमिडाक्लोप्रिड है या थाइमेथोएट है, इनकी लगभग 2 से 3 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर और इसका छिड़काव आप खेतों में करें तो निश्चित रूप से आपकी फसल में जो थ्रिप्स, एसिड, जेफिड या पायरिल्ला है इनकी समस्या से निजात मिलेगा। दूसरा प्रमुख रूप से जो कीट है वो है हमारा जो इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और तना छेदक जो हमारा कीट है, इसके जो इल्लियाँ हैं यही नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कई बार हम खेत में जब घूमते हैं तो निरीक्षण के दौरान ये देखा होगा कि कई बार छोटे छोटे जो हमारे गन्ने के पौधे हैं उनके ऊपर का भाग सूख जाता है या कई बार पौधे के बीच में भी भाग से सूखने लगते हैं। तो किसान भाई ये इनकी रोकथाम के लिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखें। उसमें समन्वित कीट नियंत्रण जो है वो महत्वपूर्ण पहलू है। सबसे पहले हम कोशिश करें कि इनको खेत में हमारे जो खरपतवार हैं उनकी समस्या कम हो जाए, कि खेत में जो हमारी टी आकार की जो खूंटियाँ हैं उनको लगा दें या चिपचिपे प्रपंच हैं, प्रकाश प्रपंच हैं और जहरीले प्रपंच हैं। इनके साथ साथ फेरोमोन ट्रैप्स है, इनका आप खेतों में लगा सकते हैं और इन कीटों को इकट्ठा कर और इनको कहीं बाहर ले जाकर इनको नष्ट किया जा सकता है। गन्ने की फसल में दीमक द्वारा भारी नुकसान होता है तो इससे गन्ने की फसल को बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 125 मिलीलीटर मात्रा अथवा क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC की 1.25 लीटर प्रति बीघा की दर से सिंचाई पानी के साथ देवें। साथ ही साथ आप देखा होगा कि कंडवा रोग की जब समस्या आती है तो खेत में जो कंडवा रोग है वो किसी न किसी प्रकार से बीज जनित रोग है और बीज के माध्यम से ये खेतों में फैल जाता है और जब हम खेत में देखते हैं तो इसके स्पोर जो हैं वो खेत में फैलते हैं और धीरे धीरे पूरा खेत ही प्रभावित जो पौधे हैं उसमें से काला पाउडर निकलता है जो कि पूरे खेत में फैल जाता है। और अगर कंडवा रोग प्रभावित पौधे दिखाई देते हैं तो आपको चाहिए कि ऐसे पौधों को एक कोई बोरी लेवें और उससे उसको पौधे को पूरा ढांक लेवें और मिट्टी सहित उसको बाहर निकाल कर और इन पौधों को खेत से बाहर ले जाकर इसको अच्छी तरीके से आप मिट्टी के अंदर गड़ा देवें या इनको नष्ट करें ताकि खेत में इनका फैलाव ना हो। इसके अलावा हम रासायनिक दवा की जब बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से जो हमारी कापर युक्त हमारे जो दवाइयाँ हैं फफूंदनाशक हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए M45 या फिर मैनकोजेब और साथ ही साथ कापर ऑक्सीक्लोराइड 2% का घोल बनाकर आप खेत में छिड़काव करें तो निश्चित रूप से आपके खेत में ये जो फफूंदनाशक बीमारियां हैं इनकी समस्या नहीं आएगी और पौधों की बढ़वार शुरुआत में बहुत अच्छी होगी और आपका अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।